Hello friends, how are you? Mukesh Sharma this side and I welcome you all to my channel English to Mukesh sir. Dear friends, we have created so many videos regarding speaking skills, regarding communication skills. But today I think that I should also create some video regarding grammar portion also. And I'm not doing the grammar just like that, is MR, modals, tenses, narrations, adverbs, adjectives like that. I'm also doing the work on very important topic, figure of speech. Yes, figure of speech. And I will explain figure of speech in Hindi also. I will use both of the language, Hindi and English. I mean to say bilingual method will be used by me to explain the figure of speech. Figure of speech is very important chapter in grammar. It is directly related to any language. Especially in English, we talk about poetry. In poetry section, there is no poetry which is not contained figure of speech. So let's start our video without any delay. Figure of speech. In Hindi, we can call it अलंकार. हिंदी में अलंकार कहते हैं. क्या है figure of speech? What is the definition of figure of speech? A figure of speech is a creative use of words and phrases in a language to generate an effect. फिगर ऑफ स्पीच जो है उन शब्दों का, उन ग्रुप्स का, उन छोटे सेंटेंस का, फ्रेज का यूज है किसी लैंग्वेज में जो उसके अंदर इफेक्ट पैदा कर दे, उसके वर्ड मीनिंग को बढ़ा दे, उसके अंदर नई एनर्जी, एक नया मीनिंग जोड़ दे. उसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है. जैसे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब की वीडियो आप देखते हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी कर देते हो तो अच्छी वीडियो दिखती है. लो क्वालिटी में लो वीडियो दिखती है, अच्छी वीडियो नहीं दिखती. वही काम है जब हम इडियम्स का, फ्रेजेस का, जब हम प्रोवर्ब्स का यूज कर देते हैं तो उसमें कोई एग्जाम्पल का यूज कर देते हैं तो उसका मीनिंग वास्ट हो जाता है. वो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है. अलंकार मीन्स आभूषण, ज्वेलरी. ये ज्वेलरी है जो इस पोएम की शान बढ़ाती है. अब देखो, हम वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत हैं, लगभग नियर अबाउट 90. इतने तो मुझे भी नहीं आते और मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आते होंगे, कोई बहुत विद्वान होगा अलग बात है. तो हम कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे, कुछ 10, 9, 8, 6, 7 नियर अबाउट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हम वो करेंगे. सिमली. सिमली होता उपमा अलंकार. सिमली क्या है? सिमली when we compare two nouns or pronouns using the word like, as, such as, etc. जब हम दो नाउन्स की कंपेयर करते हैं, उनको तुलना करते हैं और लाइक वर्ड यूज करते हैं या हम एज वर्ड यूज करते हैं, सच एज वर्ड यूज करते हैं तो वो तुलना हो गई, तो बोलते हैं सिमली, उपमा अलंकार, उपमा देना. अब देखो एग्जांपल, शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ रोज. शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ रोज. अब सी की जो तुलना है वो रोज से की गई है कि वो गुलाब जितनी खूबसूरत है. और लाइक देखो, लाइक मीन्स की तरह, गुलाब की तरह. तो इस लाइक ने ये सिद्ध कर दिया कि ये उपमा अलंकार है. दिस इज सिमली, फिगर ऑफ स्पीच. अब हम बात करते हैं मेटाफर की. मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार. इसमें भी तुलना होती है बट इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता जिसके साथ तुलना की जाती है, वो नहीं होता, वो हिडन होता है. इट मीन्स ये कहिए कि इसमें लाइक और एज का यूज नहीं होता, इसमें डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट तुलना. डायरेक्ट कैसे? देखो आप, दिस इज ऑल्सो ए कंपेरिजन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन बट काउंटर पार्ट इज नॉट गिवन. इसके अंदर काउंटर पार्ट नहीं दिया होता जिससे हम कहें कि उस जैसा, उस जैसा, लाइक वगैरह नहीं होते. अब देखो, ही इज ए शाइनिंग स्टार. ही इज ए शाइनिंग स्टार. इसमें वह एक चमकता हुआ सितारा है. इसमें कहीं पर भी आपको एज या लाइक नहीं मिलेगा तो आप देख लीजिए कि वो नहीं है, सीधा है. ही इज ए शाइनिंग स्टार. इसका मतलब एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन, सीधी तुलना. तो इसके अंदर जो है
मेटाफर है ये आपका, रूपक अलंकार बन गया क्योंकि इसके अंदर एच नहीं दिया, तुलना है। स्टार की तुलना ही से है, इस ही की तुलना स्टार से की गई है, चमकते हुए तारे से की गई है, लेकिन लाइक नहीं है, इसलिए ये मेटाफर है। अगर यहाँ पर लाइक होता तो ये सिमिली बन जाता। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का, जब किसी और मतलब जो है ट्री है या कोई और किसी भी ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हम इंसान की तरह या किसी सजीव वस्तु की तरह उसको हम चित्रण कर देते हैं, उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। एक निर्जीव के अंदर भी सजीव प्राण डाल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल when we portray any object like a human being or living thing, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे चित्र उतार दें कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो या कोई लिविंग सजीव वस्तु, जिंदा वस्तु हो, जैसे द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैटल फीट। द फॉग, जो फॉग होती है, फॉग होता है धुंध, धुंध मीन्स कोहरा, वो ऐसे आते हैं जैसे कि बिल्ली अपने छोटे पर दुबक कर आती है। जब बिल्ली कबूतर को पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है या दूध के पास आती है, तो क्यों बिल्ली, आपको पता मेरे पास तो बिल्ली है, मुझे तो पता है, तो बिल्कुल धीरे धीरे दुबक कर आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आ गई। तो ऐसे फोग आ रही है, फोग भी धीरे धीरे आती है। धुंध जो होती है, आप पहाड़ों में घूमने गए होगे, धुंध कहीं पर तो बिल्कुल साफ, थोड़ी दूरी पर धुंध आ गई, फिर साफ, फिर धुंध आ गई। पहाड़ों में ऐसा होता है, सर्दियों में हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब इस लिटिल फॉग जो है, लिटिल फॉग जो है, इसको जो है लिटिल कैट की तरह मान लिया गया है। अर्थात जब बिल्ली आती है, तुलना कर दी, तुलना तो सिमिली में चला जाएगा, मेटाफर में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है कि फॉग को इंसान या बिल्ली बना दिया गया। इंसान तो नहीं, बिल्ली बना दिया गया। बिल्ली तो सजीव होती है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, बिल्ली एक लिविंग एनिमल है, तो इसकी तरह से इसलिए जो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब इनको आप बार देख लीजिए, थोड़ा आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप इनको दोहराइए, आगे करते हैं फिर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आपने वो कर लिए थे, इसके बाद हम आते हैं एपोस्ट्रोफ पे। एपोस्ट्रोफ तो बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, और इसमें हम क्या करता है, देखा होगा कि ऊपर कोमा लगता है। जब हम जैसे ऑफ, ऑफ मीन्स का, के, की, इट मीन्स पोजेशंस दिखाता है, कि पोजेशंस, रिलेशंस, अधिकार दिखाता है, तो उसमें हम ऑफ को हटाकर कोमा लगाते हैं और फिर एस लगाते हैं। अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है या किसी के बाद ऑटोमेटिकली एस आया हुआ है, तब सिर्फ कोमा लगाते हैं हम, फिर एस नहीं लगाते, तो उसको बोलते हैं हम एपोस्ट्रोफ। जैसे द यूज ऑफ कोमाज, कोमा प्लस एस इन प्लेस ऑफ ऑफ, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ जैसे इट्स मोहन्स कार, इट्स कोमा एस, इट्स मतलब इसकी, इसका इट इज, मोहन्स कार मतलब मोहन की, यहाँ ऑफ है। इट्स मीन्स यहाँ देखो, इट्स एवरीबडी हैज नैरो, इट्स मोहन्स कार, इट इज मोहन्स कार। एवरीबडी हैज नैरो थिंकिंग अबाउट टीचर सैलरी। यहाँ पर जो है एवरीबडी हैज, यहाँ पर इज जो एस है, ये है इज के लिए आया है यहाँ पर, और यहाँ पर एस जो है का, के, की के लिए आया है, ऑफ के लिए आया। ध्यान रहे इस बात का। एवरीबडी हैज नैरो थिंकिंग अबाउट टीचर सैलरी, यहाँ टीचर्स प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा अब, क्योंकि देखो यहाँ एस पहले से आया हुआ है। हर किसी की सोच नैरो है टीचर की सैलरी को लेकर, भाई टीचर तो बहुत ज्यादा सैलरी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो हाइपरबोल, हाइपरबोल का अतिशयोक्ति अलंकार। जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, कहते हैं ना बिना सिर पैर की बात करते हैं, वो बोस्टफुलनेस दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, उसे हाइपरबोल कहते हैं। जैसे हिंदी में होता है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग कि सारी लंका जलकर हो गई खाक, तो वो जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसमें देखो आप एक्सेजरेशन, एक्सेजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना, ऑफ वर्ड्स इज मेड टू क्रिएट इम्प्रेसिवनेस, इम्प्रेसिवनेस होता है प्रभाव, इंप्रेशन। अब यू आर ब्यूटीफुल देन रेनबो कलर्स, यू आर ब्यूटीफुल, आप सुंदर हो, किससे ज्यादा, रेनबो कलर्स, रेनबो कलर से भी ज्यादा, तुलना की
रेनबो कलर से भी ज्यादा, रेनबो कलर से सुंदर शायद कोई नहीं होता संसार में। बट बड़ा चढ़ा कर बताया गया है। जब किसी को फुसलाना हो, किसी को थोड़ा सा मंत्र मुग्ध करना हो, समझ गए आप, तब ऐसी तरह की बातें कर देते हैं। ओ माय गॉड, यू आर ए निम्फ, NYMPH, निम्फ मैंने अप्सरा। ओ तो अप्सरा है, वो खुश हो जाएगी बेचारी। तो इस तरह से। अब द पोइट कैन कैच द सन, सूर्य जो कवि है, पोइट कैन कैच द सन, सूर्य को पकड़ सकता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी चढ़ी बात है, सूर्य पर तो कोई जा नहीं सकता। अब देखो ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन होता है जब दो शब्द जो हैं विपरीत शब्दों को एक साथ लाया जाए ताकि इंप्रेशन बढ़ जाए। विपरीत ध्रुव, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल को यूं साथ साथ लाया जाए, तो ऐसे ही दो अपोजिट वर्ड्स को साथ हम जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। देखो, टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, कंट्राडिक्टरी मींस अपोजिट वर्ड्स कंबाइन टुगेदर, एक साथ आए, टू क्रिएट द इफेक्ट, इफेक्ट पैदा करने के लिए। दैट एक्सपीरियंस ऑफ एक्सीडेंट इज डेडली अलाइव फॉर मी, दैट एक्सपीरियंस ऑफ एक्सीडेंट, वो उतना जो एक्सीडेंट का अनुभव था वो मेरे डेडली अलाइव है। डेडली मतलब डेडली अलाइव इकट्ठा कैसे आ गया भाई? डेडली तो मरा हुआ होता है और अलाइव होता है जिंदा, लेकिन फिर भी एक साथ जोड़ दिया दोनों को, अपोजिट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यूं मिला दिया इफेक्ट डालने के लिए। पन, पन होता है सलेस अलंकार, सलेस अलंकार, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, जो खाए वो बोराए, जो ना खाए वो बोराए, हिंदी में शायद। तो उसमें क्या होता है कि एक वर्ड उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब देखो इसमें वन वर्ड हैज डबल मीनिंग। एन एग फॉर ब्रेकफास्ट इज नॉट इजी टू बीट। एन क्या सिंपल मीनिंग तक क्या है? एन एग फॉर ब्रेकफास्ट इज नॉट इजी टू बीट, कि जो एग होता है ब्रेकफास्ट के लिए उसको फोड़ना, उसको तोड़ना, उसको हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तो एक सिंपल मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर ये कहावत है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो जिंदा रहने के लिए जो आजीविका कमानी पड़ती है वो इतनी आसान नहीं होती, जिंदा रहना इतना आसान नहीं होता। तो ये पन है अपना सलेस अलंकार। तो ये हमारे देखो 7 हो गए हैं, अभी हम 3-4 और करवाएंगे। एक बार रिवाइज करें, 1 मिनट दे रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने 7 किए थे, अभी हम 8 पर आते हैं। 8 पर है क्लाइमैक्स। आपको क्लाइमैक्स होता है फिल्म या किसी टीवी सीरियल का आखिरी एपिसोड। फिल्म में एपिसोड नहीं होता, पर फिल्म में आखिरी सीन होता, आखिरी फाइट सीन होता है, या क्लाइमैक्स क्या निकलेगा, निचोड़ क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। तो इसमें क्लाइमैक्स में क्या है? द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर यूज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, सॉरी, जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो पोएम के अंदर जो होते हैं वे असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर था बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें देखो आप, लुक अप इन द स्काई, आकाश में देखो, इट्स बर्ड्स, इट्स प्लेन, इट्स सुपरमैन। पहले पक्षी दिखाई देंगे, देखो पक्षी नीचे होते हैं, फिर देखो आपको वो प्लेन दिखाई दिया, वो ऊपर होता है, फिर देखो सुपरमैन भी दिखाई दिया। तो इस तरह से हम और ऊपर ऊपर देखे, वो एक सीक्वेंस में चला गया, तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। फिर होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन सबसे ज्यादा आसान है। अनुप्रास अलंकार, अर्थात जो साउंड होती हैं वर्ड्स की, उनकी शुरू की साउंड जो एक जैसी आ जाती हैं 4-5 वर्ड्स की, तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। देखो जैसे द वर्ड्स दैट प्रोड्यूस द सेम साउंड इन द बिगिनिंग, शुरू के अक्षरों की, पूरे की नहीं, शुरू के। देखो आप, शीप शुड स्लीप इन द शेड, शीप शुड स्लीप इन द शेड। जो बेड है उसको मीनिंग की जरूरत नहीं है। आप देखो ऐसे एक साउंड आ गई, अनुप्रास अलंकार। दिस इज एलिट्रेशन। शी शा शा नियर सी शोर, उसने तो है क्या देखा, वो आप खुद आइडिया लगा लीजिए। सी एस एच एस 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 एच, इट मीन सेम साउंड, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। आगे आ जाओ, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन होता है प्रश्न पूछना, बट यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके लिए रिप्लाई नहीं देना, बस इफेक्ट देना है। अगले वाले बंदे को है ना, बस
ताड़ देना, लताड़ लगानी, ये समझो आप। देखो, टू आस्क क्वेश्चंस नॉट फॉर आंसर बट टू क्रिएट द इफेक्ट, ये इफेक्ट कई बार आ चुका है। अर्थात क्वेश्चन पूछना है बट आंसर नहीं पूछना, आंसर नहीं देगा बंदा, लेकिन वो शक पका जाएगा, शक पका जाएगा। देखो आप, आर यू मैड, जैसे कोई गिरा दे आपके ऊपर, चाय गिरा दे कोई, आप जैसे आप कहीं गए हुए हो, कोई बच्चा आपके लिए गर्म चाय लेके आ गया और उसने आपके ऊपर ही गिरा दी, वो कप उठाते समय ऐसे आप वो तस्तरी प्लेट ऐसे कर दी, तो नमकीन बिस्कुट चाय आपके ऊपर गिर गई, तो आप आर यू मैड, तो वो जो है वो ये नहीं कहेगा यस सर, नहीं बोलेगा वो, तो वो इफेक्ट पैदा करने के लिए। एक्सक्लेमेशन, सभी को पता है एक्सक्लेमेशन, विश में सरप्राइज, इट मीन्स क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग टू ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन, ध्यान खींच गया, तभी तो बंदा सरप्राइज कब होता है, जब उसका ध्यान खींच जाता है। अब देखो जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ध्यान गया तभी तो बोला हाउ ब्यूटीफुल शी इज। कई बार हम जाते हैं पार्टी में, ब्याह मतलब मैरिज वगैरह है, जन्मदिन कुछ भी है, जैसे जा रहे हैं या घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, वहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं, तब नहीं कहते हम, देखते ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल शी इज, ऐसे निकल जाता है मुंह से, तो वो जो है विश में है, वो एक सरप्राइज है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेशन, ये हमारा एक्सक्लेमेशन है। एक बार फिर से देखिए, दोहराइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। हाँ तो दोस्तों, हमने 11th कर लिए थे, अब हम 12th में आ गए हैं। 12th है एसोनेंस। व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस होता है स्वरों की समानता, अर्थात जो हम साउंड बोलते हैं उनकी समानता को हम, उनकी इक्विवेलेंस को हम बोलते हैं एसोनेंस। द रिजेम्बलेंस ऑफ साउंड in words or syllables is called assonance. The resemblance means समानता, resemblance means समानता of sound means sound ध्वनि, in words शब्दों की हो या syllable की हो, syllable not syllabus अलग चीज होता है, syllable होता है एक जो वर्ड होता है वो syllable से मिलकर ही बनता है, एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट से एक सिलेबल बनता है। Syllables is called assonance. Rise high in the bright sky. Rise high in the bright sky. अब high and sky की resemblance हो रही है, तो ये हमारा assonance. Man sells wedding bells. Man sells bells. एक ही संज्ञा है, इसके अंदर दो साउंड एक जैसी आई हुई हैं, इनकी रिजेम्बलेंस हुई है, इनके अंदर समानता है, तो ये जो है एसोनेंस हमारा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा। अब देखो आयरनी, आयरनी होता है विडंबना, अर्थात जो कहा जाता है वैसा होता नहीं। देखो, ए वर्ड और सेंटेंस दैट इज अपोजिट, एक वर्ड हो या सेंटेंस हो वे अपोजिट है एक दूसरे के, व्हाट एक्चुअली सेड, जो एक्चुअल में लिखा गया कहा गया उसके विपरीत मीनिंग निकलेगा, जो दिखता है ना उसके विपरीत होता है। देखो, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज एज क्लियर एज मड, उसकी जो बहस थी, आर्ग्यूमेंट थी, वो इतनी साफ थी जितना कि कीचड़ साफ होता। ये तो उल्टा हो गया, कीचड़ कब साफ होता है, कीचड़ तो गंदा होता है, तो इसका उल्टा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा कि जो उसकी आर्ग्यूमेंट थी ना, जो बहस थी, वो जो है ना बिल्कुल बिना सिर पैर की थी। एपिग्राम होता है चुटकुला। इट इज यूज्ड इन अपेरेंटली contradictory words and indicates some important hidden meanings. Yes, it is used, इसका प्रयोग होता है apparently होता है clearly स्पष्ट रूप से, contradictory words, contradictory होता है विरोधाभासी, विरोधाभासी words that some important hidden meaning, और उसका जो indicate करता है, indicate होता है इशारा करता है, कुछ hidden meaning निकलेगा, छिपा हुआ कुछ है meaning। क्या? Remember that time is money. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये बहुत डीप मीनिंग है इसका। रिमेंबर, याद रखो कि टाइम इज मनी, समय ही धन है। धन मतलब पैसे वाला धन नहीं,
अर्थात समय पर काम करोगे, समय का सदुपयोग करोगे तो आप जिंदगी में कामयाब होगे, इसका ये मतलब है। अब द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसका मतलब क्या है? बच्चा जो है वो आदमी का पापा है। डायरेक्ट उसमें नहीं होता आदमी का पापा, बट जो बच्चा है ना, बच्चा वही जो है सारे जाकर आगे जाकर के अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने देश की, इस संसार को विकास के रास्ते पे लाएगा। इसके लिए काम करेगा, क्योंकि जो बच्चा है ना वो बड़ा होकर के वो बनेगा जो आज लोग बने हुए हैं, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे नेता है, चाहे सोल्जर, कुछ भी है। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो दोस्तों ये कितने हैं? 14 मैंने आपको करवा दिए। वैसे तो बहुत है ये, हमें भी नहीं आते। आशा करता हूँ बार बार वीडियो देखिए। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल तब तक होते हैं फिगर ऑफ स्पीच जब तक हम उनमें घुसते नहीं। कोई भी काम हो जब तक मुश्किल से हम घुसते नहीं। एक बार अगर हमने शुरू करते हैं फिर वो आसान हो जाता है। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे सारे फिगर ऑफ स्पीच आपके याद हो जाएंगे। हिंदी में तो समझाए हैं, आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार बताइए जरूर। सबसे लंबी वीडियो मेरी यही है और काफ़ी दिनों बाद ग्रामर करवाई है। थोड़ा ध्यान से सीख लेना दोस्तों। कभी ग्रामर भी करवाएंगे और स्पीकिंग स्किल भी करवाएंगे और जो भी आपको होगे वही करवाएंगे। बट विश्वास बना रखिए, अच्छा करवाएंगे, सब अच्छा होगा। भगवान पर विश्वास बना रखिए, अपने पर विश्वास बना रखिए, मुझ पर विश्वास बना रखिए। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।